तो ये बात है मेरी रेजिडेंसी की। रेजिडेंसी के टाइम हम लोग एक दिन इमरजेंसी में बैठे थे। एक 10 साल का बच्चा जिसको उसके पेरेंट्स इमरजेंसी में लेके आए, किस लिए कि उसको सांस लेने में कुछ टाइम से प्रॉब्लम हो रही है। इतना छोटा बच्चा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हमें भी देख के थोड़ी सी हैरानी हुई। जब हमने उनके पेरेंट्स से बात की, पेरेंट्स से पूछा, तो उन्होंने हिस्ट्री दी कि इसको खांसी ज़ुकाम की काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम रहती है। बीच बीच में खांसी के बाउट्स भी आते हैं जो कंट्रोल करना कई बार मुश्किल भी हो जाता है। वो उन्होंने बताया कि ये खांसी उसे कभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाती है। पीडियाट्रिशियन को वो रेगुलरली दिखा रहे हैं, पर एज सच कोई डायग्नोसिस नहीं बन पाया है कि ये खांसी इतने टाइम से क्यों रह रही है या बार बार सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है। आज अचानक से सांस लेने में दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उन्हें इमरजेंसी में बच्चे को लाना पड़ा। मैंने बच्चे को देखा, एग्ज़ामिन किया। जब हमने चेस्ट पे ऑस्कल्टेट किया तो पता चला कि उसको सीटी की आवाज़ आ रही है चेस्ट से, जिसे हम वीज़ भी बोलते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, एग्ज़ामिनेशन के बाद हमने डायग्नोसिस बनाया कि शायद इस बच्चे को अस्थमा है। उसके पेरेंट्स सुन के हैरान थे, क्योंकि अस्थमा के बारे में पेरेंट्स का भी और आम जनता का भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। इवन सोशल मीडिया पे भी इस तरह के वीडियोस वायरल होते हैं, इस तरह के वीडियोस बताए जाते हैं कि अस्थमा बहुत ख़तरनाक बीमारी है, या फिर अस्थमा के ये फीचर होते हैं जो बिल्कुल गलत है। अस्थमा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली हमारे सेटअप में, हमारे अराउंड नॉर्थ इंडिया में, इवन कम्प्लीटली इंडिया में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अस्थमा क्या होता है, अस्थमा के क्या क्या फ़ीचर होते हैं, अर्ली साइन कैसे है और कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और कैसे हम इसमें ट्रीटमेंट देते हैं। तो पहले बात करेंगे कि अस्थमा होता क्या है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारा एयरवे जो है, हमारे सांस लेने का रास्ता, चाहे वो ट्रैकिया है, हमारे ब्रोंकस हैं, हमारे लंग्स हैं, वो हमेशा ओपन रहते हैं। अस्थमा के पेशेंट में क्या होता है, कोई एलर्जिक फैक्टर आ जाता है, कोई ऐसा फैक्टर आ जाता है जिससे हमारे सांस लेने का जो रास्ता है वो अचानक से पतला हो जाता है। उसका कारण क्या रहता है कि सांस लेने की नली में या फिर हमारे लंग्स के अंदर सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से रास्ता पतला हो जाता है, और साथ साथ बॉडी म्यूकस बनाने लगती है। ये थिक म्यूकस आपके सांस को अंदर तो जाने देता है, पर एयर अंदर जाके ट्रैप हो जाती है, जो बाहर नहीं आ पाती। जब एयर अंदर जाके ट्रैप हो जाती है तो पेशेंट ऐसे बिहेव करता है कि सांस लेने, उसे सांस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, गैस्पिंग फॉर एयर बोलते हैं हम, कि हवा वो अंदर खींच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि पहले वाली एयर अंदर जाके ट्रैप हो गई है। इस तरह की सिचुएशन में हम कुछ ऐसी ट्रीटमेंट देते हैं कि ताकि ये जो सूजन है कम हो जाए, म्यूकस जो है वो थिन हो जाए, बाहर निकल जाए, या फिर म्यूकस सूख जाए और पेशेंट को सांस आ जाए। इसी को अस्थमा का अटैक बोलते हैं, जो आपने वैसे बहुत जगह सुना होगा मूवीज़ में, या फिर किसी को देखा होगा अस्थमा का अटैक आते हुए। तो अस्थमा के कारण क्या होते हैं? अस्थमा के कारण जो नॉर्थ इंडिया में या फिर इंडिया में बढ़ रहा है, उसका सबसे मेन कारण पॉल्यूशन है। स्मोक जो हम सुनते रहते हैं, पोलन की एलर्जी है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी आते हैं, पर पॉल्यूशन जो है वो मेन फैक्टर आजकल कंट्रीब्यूट कर रहा है। अस्थमा सिर्फ बच्चों की बीमारी नहीं है, ये अडल्ट्स को भी हो सकता है। बच्चों में जहाँ एलर्जी मेन कारण रहता है अस्थमा का, वहीं एडल्ट्स में पॉल्यूशन प्लस स्मोकिंग भी एक कारण रहता है अस्थमा की शुरुआत होने का। अस्थमा एकदम अटैक की तरह नहीं आएगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप चल रहे हैं और अचानक से आपको अस्थमा हो जाएगा। अस्थमा पहले अपने आपको कुछ साइन देगा। ये अर्ली साइन क्या होते हैं कि आपको बार बार ड्राई कफ हो रहा है। ये ड्राई कफ रात को ज़्यादा होता है, बाउट्स में आने लगता है, आपके चेस्ट में लगातार कंजेशन रहती है, चेस्ट में टाइटनेस रहती है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते ही आपको थकान होने लगती है। ये सब अर्ली साइन आपको अस्थमा के स्टार्टिंग में आएंगे, जो धीरे धीरे बढ़ेंगे, और अचानक से एक दिन आपको ऐसा एपिसोड आएगा जिससे आपका फाइनल डायग्नोसिस बनेगा कि आपको अस्थमा हो गया है और अब आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इन अर्ली साइंस को हमने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको ऐसे कोई साइन आ रहे हैं तो आपको इमीडिएटली एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, अपना एग्जामिनेशन कराना चाहिए। अगर अस्थमा आपको हो गया है, अगर आपको डायग्नोसिस बन गया है कि आपको अस्थमा है, तो इसमें हम ट्रीटमेंट क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो अस्थमा का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। ये अगर इसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट, इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए तो ये
बिल्कुल भी जानलेवा नहीं है। अस्थमा में मेन ट्रीटमेंट रहता है हमारा इन्हेलर, जो आपने देखा होगा किसी के हाथ में पंप की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस इन्हेलर के सबसे पहले तो बहुत सारे मिथ हैं कि इसका एडिक्शन हो जाता है, इससे साइड इफ़ेक्ट बहुत आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बिल्कुल सेफ़ मेथड है। ये क्या करता है, इसके अंदर मेनली स्टेरॉइड्स ही होते हैं जो आप मुंह के रास्ते इनहेल करते हो। जब आप इनहेल करते हो तो ये आपके सांस के रास्ते में जाके उस इन्फ्लेमेशन को, उस सूजन को कम करता है और आपके म्यूकस को क्लियर करता है और आपको ईजिली सांस आ जाता है। अब जो बच्चा हमारे पास इमरजेंसी में आया था, जैसे ही हमने उसको नेबुलाइजेशन, जो भांप के रास्ते, वही ड्रग जो हम इनहेलर में देते हैं वो भांप के रास्ते दिया, तो 10 से 15 मिनट में बच्चा एकदम कम्प्लीटली नॉर्मल हो गया, फैमिली रिलैक्स हो गई। फिर उस फैमिली को हमने एक कंसल्ट किया, हमने बताया कि किस तरह से अस्थमा को घर पे मैनेज किया जा सकता है, जो बहुत इजी रहता है, इजीली मैनेज हो सकता है। तो ये ट्रीटमेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड लोग सोचते हैं। दूसरा कुछ ट्रीटमेंट है, ये जो पंप है, जो इन्हेलर है, यूजुअली इमरजेंसी के टाइम में इस्तेमाल किया जाता है। और एक दूसरा तरीका होता है प्रिवेंटेबल मेडिसिन। उस प्रिवेंटेबल मेडिसिन में क्या है कि एक लो डोज़ में, यही इन्हेलर एक लो डोज़ में आपको सुबह शाम या दिन में एक बार इस्तेमाल करना होता है, ताकि इस तरह के एपिसोड आपको ना आए। यूजुअली पेशेंट जिसको अस्थमा डायग्नोज होता है या फिर हमें डाउट होता है कि इसे अस्थमा हो सकता है, तो उसको हम इस प्रिवेंटेबल मेडिसिन पे डाल देते हैं कुछ टाइम के लिए, या फिर सीज़न वाइज इन्हें लेने को बोलते हैं। जिन पेशेंट्स को एलर्जी सीज़न वाइज होती है, यानी पोलन के सीज़न में या फिर अर्ली सर्दी में, जहाँ नॉर्थ इंडिया में जैसे कि सूखी ठंड पड़ती है, सर्दी के सीज़न में इन्हें कुछ महीनों के लिए लेने के लिए बोलते हैं। ये एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन काम करती है और आपको इस तरह के अटैक नहीं आने देती। साथ में कुछ एक्सरसाइजेज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। एक्सरसाइजेज में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, इनहेलिंग एक्सहेलिंग एक्सरसाइजेज, या आप फुल योगा भी ट्राई कर सकते हैं। और खाने में वही प्रोसेस्ड खाना नहीं लेना है, और घर का सादा खाना, हेल्दी खाना और ग्रीन वेजिटेबल्स भी आपको इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आज की वीडियो से मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि राइट डायग्नोसिस अस्थमा में बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है उन्हें अस्थमा है। तो अगर आपको ऐसे कोई फीचर हैं जो मैंने अर्ली फीचर्स आपको बताए, या अस्थमा के जो बाद वाले जो फीचर्स बताए, अगर आपको या आपके जानने वाले को इस तरह के कुछ फीचर्स आ रहे हैं, तो आज ही अस्थमा की जाँच कराएँ और इसमें सही टाइम पर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो इससे 100% कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब